नमस्कार, मैं हूं केस मिश्रा और आप देख रहे हैं धारदार न्यूज। देश में लोकसभा चुनाव 2024 का पहला चरण समाप्त हो गया है और सबकी नज़र अगले चरण को लेकर के है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है और जिस पर सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है वो है पहले चरण का मतदान। पहले चरण के मतदान में जिस तरह से मतदाताओं में निराशा देखी गई है उसको लेकर के तमाम तरह की चर्चाएं हो रही हैं और सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या लोगों के घर से निकलने की वजह असल में क्या हो सकती है। इसकी वजह जानने के लिए तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं और बातें कही जा रही हैं। जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने 2 कार्यकाल पूरे किए हैं और तीसरे कार्यकाल के लिए वो मैदान में हैं, देश में एक मोदीमय माहौल है, उसके बीच पहले चरण में मतदाताओं में ऐसी निराशा कि किसी को उम्मीद नहीं थी। लेकिन अब तो पहला चरण हो चुका है और लगभग 102 सीटों पर मतदान के बाद कुल मिलाकर के कहीं कहीं 5 से 6% तक मतदान में गिरावट आई है। इसी को लेकर के देश के तमाम पॉलिटिकल पंडित से लेकर के आम लोग भी चर्चा कर रहे हैं कि आखिरकार मतदाताओं की कम वोटिंग की वजह क्या है। क्या वजह है कि मतदाता निराश है और वो घर से नहीं निकला है। कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ लोगों का कहना है कि जो वीआईपी तबका है या और मिडिल तबका है वो घर से बाहर नहीं निकला है, जबकि दलित वर्ग ने और मुस्लिम वर्ग ने जो कि इंडिया के वोटर हैं यानी विपक्ष के वोटर हैं उसने जमकर वोटिंग की है। लेकिन ये कह पाना कि बीजेपी के वोटर उनसे निराश हैं अभी थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन जब जब परसेंटेज कम होता है, जो पिछले दौर में चुनाव हुआ है उसका जो पैटर्न रहा है उसको देखते हुए कहा जा सकता है कि जब जब मतदान कम हुआ है बीजेपी को नुकसान हुआ है। 2 उदाहरण आपके सामने हैं। पहला, जब आप 2017 के वक्त में योगी आदित्यनाथ ने अपना गोरखपुर सीट छोड़ दिया था और केशव प्रसाद मौर्य ने फूलपुर सीट छोड़ दिया था, उसके बाद जो चुनाव हुए उससे दोनों ही सीटें बीजेपी हार गई क्योंकि उसमें लगभग 40 से 42% मतदान हुआ था और जो बीजेपी का वोटर था वो घर से नहीं निकला। जिसको देखते हुए कयास लगाया जा रहा है कि बीजेपी को इस पहले चरण में नुकसान हो सकता है। मतदाताओं में निराशा देखी गई। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल में वो करिश्मा कर दिखाया जिसकी दूसरे को यानी किसी को इसकी उम्मीद नहीं थी। उन्होंने पहले तो 370 हटाया, उसके बाद राम मंदिर का फैसला आया और राम मंदिर की नींव पड़ी। मोदी के कार्यकाल में ही अभी 22 जनवरी को उसका प्राण प्रतिष्ठा भी हुआ। एक तरह से पूरे देश में मोदीमय माहौल था, जहां जाओ वहां मोदी मोदी। किसी अपर व्यक्ति से पूछो जो बहुत वीआईपी है वो भी कहता था कि मोदी आएगा। किसी लेबर कॉलोनी में जाओ या बहुत नीचे तबके के लोगों के पास जाओ, उनके सामने माइक रखो तो वो भी कहता था कि मोदी ही आएंगे। यानी मालिक से लेकर मजदूर तक सबके मुंह में मोदी मोदी था। लेकिन जो पहले चरण का मतदान हुआ है वो उसमें दिखाई दे रहा है कि ये वर्ग वहां नहीं पहुंच पाया है। इसकी वजह ये रही है कि जब संसद में प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार 400 पार का नारा दिया, वो नारा ऐसा लोगों के बीच में पहुंचा, वो एक तरह से लोगों के लिए तकिया कलाम हो गया। जिससे पूछो वह 400 पार का नारा देने लगा। कहा जाता है कि जब एक हाइप क्रिएट करेंगे आप तो उससे लोगों के मन में एक तरह से ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है, यानी अति आत्मविश्वास आ जाता है। और यही वजह है, इसी आत्मविश्वास की वजह है कि लोग घर से बाहर नहीं निकले हैं। और पहले दौर की मतदान में लोगों के अंदर निराशा दिखाई दी है कि चलो भाई मोदी जीत जाएगा, सब लोग कह रहे हैं 400 पार है तो जाने की जरूरत क्या है, घर बैठे रहो, मोदी जीत जाएगा। एक चर्चा यह भी है कि जिस तरह से मोदी ने 400 पार का नारा दिया है उससे विपक्ष में खलबली मची है, विपक्ष निराश है और विपक्ष के वोटर वोट देने नहीं निकले हैं। उनको लगा होगा कि जब 400 पार हो ही जा रहा है, हर बार मोदी जीत ही रहे हैं तो हमको जाने की क्या जरूरत है, जाओ और वोट दो, कोई फायदा तो है नहीं, मोदी ही जीत रहे हैं। कुछ लोग मन में है कि अरे ईवीएम है, सेट हो चुकी है, वोट देने का कोई फायदा नहीं है, तो वो भी घर में बैठ गए हैं। लेकिन ये दोनों जो विचारधाराएं हैं कि अपर और मिडिल वर्ग जो बीजेपी का सपोर्टर है वो घर से नहीं निकला है, ये पहली अवधारणा है। जबकि दूसरी अवधारणा ये है कि
इंडिया गठबंधन जो है, जो विपक्ष है, उसके वोटर जो है ये मान के बैठ गए हैं कि वोट देने का कोई फायदा तो है नहीं, जीत रही है बीजेपी, तो जाने हो, जाओ, घर से बाहर निकलो, लाइन में खड़ा हो और वोट दो, कोई फायदा नहीं है। कुछ लोगों को लगता है कि ईवीएम सेट है। तो इस तरह की बातें पहले दौर में आई हैं, लेकिन जो मूल मुद्दा है जिस पर सबसे अधिक कयास लगाए जा रहे हैं वो ये है कि बीजेपी का वोटर शायद घर से नहीं निकला है। अब हम मेन मुद्दे पर आते हैं कि आखिरकार 400 पार का जो नारा दिया गया है उसका लाभ और नुकसान क्या है। दरअसल अगर अरुण जेटली होते, जो बीजेपी के बड़े नेता थे और बहुत ही शार्प माइंड के थे, वो होते तो शायद मोदी 400 पार का नारा नहीं देते। इसकी वजह यह है कि एक बार जेटली ने कहा था कि हम एक बार 2004 में इंडिया शाइनिंग का नारा देकर के हार चुके हैं। उनका कहना था कि जब भी आप ओवर कॉन्फिडेंस में आते हैं या कोई ऐसा हाइप क्रिएट करते हैं उसमें जनता फंस जाती है। जनता को लगता है कि अरे अब तो सब कुछ हो गया, जीत जाएंगे और हमको आसानी से चीज़ें मिल जाएंगी। उनका कहना था अरुण जेटली का कि जब आप अपने काम को गिना करके जाएंगे लोगों के बीच में या एक नैरेटिव दे देंगे कि हम पूरा क्लियर हो गया है, तब आप वहीं अपने लिए गड्ढा खोद देते हैं। और यही वजह पार्लियामेंट में पीएम मोदी ने कहा। जब उन्होंने 400 पार का नारा दिया, वहीं उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी और अगर जेटली होते तो वैसा नारा वो नहीं देने देते, क्योंकि उनकी जो दिमाग था, उनका जो सोच था, उनका जो विश्लेषण था 2004 वाला, वो बहुत ही सटीक बैठता है बीजेपी के मतदाताओं के लिए। तो अगर जेटली होते तो मोदी को सलाह देते कि आप 400 पार वाला नारा मत दीजिए, क्योंकि ये शाइनिंग इंडिया वाला नारा है। जिस तरह से आप मान रहे हैं, जिस तरह से ओवर कॉन्फिडेंस में है कि ये सब पूरा देश हमारा हो चुका है, तो ऐसा नहीं है। जनता जो होती है वो जान लेती है कि इस पॉजिटिव है, तो उसमें बहुत उसका मन नहीं लगता है। तो अगर जेटली होते तो शायद मोदी को यह नारा लगाने से रोकते, लेकिन जिस तरह से तमाम मुद्दे बीजेपी ने सॉल्व किए, पूरे देश में मोदी में माहौल था, उसके बाद जनता के मूड में ये आया कि चलो मोदी जी जीत चुके हैं। और यही वजह था कि ओवर कॉन्फिडेंस के चलते मोदी जी ने हर जगह 400 पार का नारा दिया। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव जो आया है पहले चरण के बाद, वो ये रहा है कि जब मतदान कम हुआ है, मोदी ने सारा पैटर्न चेंज कर दिया है। वो एक नए नैरेटिव लेकर के लोगों के बीच में आए हैं, ऐसा लोगों का कहना है और देखा भी जा रहा है। जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस के मैनिफेस्टो पे पहले दिन से हमला किया, पहले मुस्लिम लीग का नाम लिया उन्होंने कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में मुस्लिम लीग की झलक है, उन्होंने तमाम मंचों से इस बात को कहा। उसके बाद वो आ गए लेफ्ट के मैनिफेस्टो पर। जैसे उन्होंने लेफ्ट ने कहा था कि जब हम सत्ता में आएंगे, इंडिया गठबंधन सत्ता में आएगा, तो उसके बाद हम जो परमाणु हथियार हैं उसको नष्ट कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। कुछ दिन तक मोदी ने इसको अपने भाषणों में रखा, लेकिन जिस तरह से उन्होंने बांसवाड़ा में, जो राजस्थान का एक संसदीय क्षेत्र है, बांसवाड़ा में जिस तरह से उन्होंने पैटर्न शिफ्ट कर दिया, आक्रामक चुनाव उन्होंने प्रचार शुरू कर दिया, उससे ये लगने लगा कि शायद मोदी एक अलग रणनीति पर काम कर रहे हैं। कहीं अंदर खाने लग रहा है कि पहले चरण में कुछ वोटरों में निराशा देखी गई है। हालांकि हम अब भी कह रहे हैं कि सच नहीं है कि वो बीजेपी का नुकसान पहुंचा रहा है, और ये भी सच नहीं है कि वो इंडिया गठबंधन को घर पे बैठा दिया है। अब तो परिणाम जब 4 जून को आएगा तो उसमें निश्चित हो जाएगा कि आखिर में पहले चरण का सोच क्या था लोगों में, लोग क्यों नहीं घर से निकले, और जो वोटिंग परसेंटेज गिरा है उसका जो टर्न आउट वोटर रहा है, जो वोटिंग टर्न आउट हुई है, उसकी कमी की वजह क्या रही है। लेकिन हम आज बात करने आए हैं कि आखिर मोदी ने 400 पार का नारा क्यों दिया और उसका लाभ है कि नुकसान है। अब पीएम मोदी, कांग्रेस के जो नेता हैं राहुल गांधी, उन्होंने हैदराबाद में 6 अप्रैल को जो बात कही उसको मोदी उठा रहे हैं। उनका कहना है कि जिस तरह से कांग्रेस सोच रही है या राहुल गांधी कह रहे हैं कि जब वो सत्ता में आएंगे तो वो समाज का स्कैन करेंगे, एक ऐसे वर्ग का स्कैन करेंगे जो काफ़ी कमा कर रखा हुआ है। उसमें उद्योगपति भी हैं, उसमें वीवीआईपी लोग भी हैं, उसमें कुछ मिडिल वर्ग के भी लोग भी हैं। पीएम मोदी का कहना है कि जिस तरह से राहुल गांधी बोल रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने आर्थिक जो संपत्ति है उसको रिड्यूस करेंगे, लोगों में बांटेंगे पुनः, तो उसका मायने क्या है। उन्होंने उसका मायने सामने लोगों के रखा है। उसका कहना है कि कांग्रेस की नज़र मंगलसूत्र पर है, और जब कांग्रेस आएगी तो एक सर्वे कराएगी, इकोनॉमिक सर्वे कराएगी, चाहे वो मिडिल वर्ग हो, चाहे वीआईपी वर्ग हो,
या कोई उद्योगपति हो, और उनसे धन लेकर के, उनसे धन छीन करके उन लोगों में बांटा जाएगा जो कि मुस्लिम हैं। उनके कहने का मेन मुद्दा है मुस्लिम वर्ग, यानी जो रोहिंग्या हैं, जो घुसपैठिए हैं, और कहीं न कहीं परोक्ष रूप से वो मुसलमानों पर भी अपनी बात रख रहे हैं। वो हवाला दे रहे हैं प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का, जब उन्होंने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। उसी को जोड़ करके प्रधानमंत्री मोदी ने ये बात रखी है कि जब कांग्रेस मिडिल वर्ग, अपर वर्ग और उद्योगपतियों से धन लेगी तो किसको बांटेगी? मुसलमानों को बांटेगी। जिस तरह से कांग्रेस ने पिछले 60 सालों में अपने कार्यकाल में मुस्लिम तुष्टीकरण किया है, मुसलमानों के लिए काम किया है, उससे शक करना कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि कांग्रेस की सोच ही रही है कि मुसलमान को खुश करो और वोट लो। लेकिन अब देश का हिंदू वर्ग भी जाग चुका है। हालांकि आज भी वो लापरवाह है और पहले चरण में घर से बाहर न निकलना उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। पीएम मोदी ने बांसवाड़ा के बाद उस भाषण को कंटिन्यू जारी रखा है और अमरोहा गए हैं, अभी वो उत्तर प्रदेश के और 1-2 चुनाव क्षेत्रों में गए हैं, जहां जा रहे हैं छत्तीसगढ़ गए हैं, राजस्थान गए हैं, फिर दोबारा जहां वो जा रहे हैं उनका एक ही बात, उनका यही कहना है कि कांग्रेस जो है उसकी नज़र, उसके इरादे बड़े खतरनाक हैं और उसकी नज़र महिलाओं के मंगलसूत्र पर है। इससे मीडिया में खलबली मची है। पॉलिटिकल पंडित भी बौखलाए हुए हैं और तमाम तरह के नैरेटिव पेश किए जा रहे हैं। हालांकि जिस तरह से मोदी आक्रामक हुए हैं ये कोई पहला मामला नहीं है। कई चुनावों में आप देखे होंगे कि वो जब फॉर्म में धीरे धीरे आते हैं तो अलग अलग मंचों पे और अलग अलग समय में वो मुद्दे इस तरह के उठाते रहे हैं। उसी कड़ी में पीएम मोदी ने कांग्रेस के राहुल गांधी जो हैं, जो उन्होंने हैदराबाद में भाषण किया, उसको उठा रहे हैं, जमकर उठा रहे हैं और उस पर बहुत तेज चर्चा भी हो रही है, लोगों के बीच भी बात जा रही है। दरअसल वजह क्या है कि इस चुनाव में 2024 के लोकसभा चुनाव में कोई मुद्दा सेट नहीं किया गया। सारे मुद्दे खत्म हो गए थे, जैसे यूसीसी हो, राम मंदिर हो, धारा 370 हो, पाकिस्तान को घुस मारना हो। एक तरह से लोगों को लगने लगा कि मोदी हैं तो सब कुछ संभव है और घर से बाहर मत निकलो, मोदी हैं सब कर देंगे। भाई जब आप मोदी को वोट देंगे तभी तो करेंगे, आप घर से बाहर निकलेंगे ही नहीं तो आप करेंगे नहीं। अभी एक देश के बहुत बड़े पत्रकार हैं प्रदीप सिंह जी, उन्होंने बताया है कि सियालकोट में कैसे 2.5 लाख हिंदू थे और 2 लाख मुस्लिम थे, बावजूद इसके जनमत संग्रह में मुसलमान सुबह से लाइन में लग गए, उन्होंने वोटिंग की और हिंदू घर में सोया रहा। 2 बजे के बाद निकला तो लंबी लाइन लगी हुई थी और वो घर चला आया। वजह यह है, परिणाम ये हुआ कि सियालकोट पाकिस्तान को दे दिया गया और वहां जो 2.5 लाख हिंदू थे आज 500 भी नहीं बचे हैं। तो इसके लिए हिंदुओं को जागना पड़ेगा। जब तक आप जगेंगे नहीं तब तक अपने अधिकार, चाहे हिंदू हो या जो भी वोटर हो, उनको अपने अधिकार के लिए, विपक्ष का ही वोटर हो, आप वोट तो देने जाइए कम से कम। अगर यही रणनीति आपकी रही तो कल को क्या होगा, आप फिर चादर तान के सो जाएंगे। तो आप जागिए और वोट देने का जो अधिकार है उसको कहीं से भी वंचित मत होने दीजिए। मेरा आपसे यही निवेदन है और हम आभारी हैं प्रदीप सिंह जी का, जिन्होंने हमारी आंखें खोली हैं। तो ये जरूरी है कि आप मतदान करिए, मतदान के लिए घर से बाहर निकलिए, सारा काम छोड़ के निकलिए। अगर आप इसलिए सोए रह जाएंगे तो पहले 3 टुकड़े हुए हैं, अब कई टुकड़े हो सकते हैं। इसलिए सबको जागने की जरूरत है, अपने वोट का अधिकार, मतदान करने की जो है उसकी शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। तो हम यही कह रहे थे आज कि जो 400 पार का नारा मोदी जी ने दिया, वो अगर अरुण जेटली होते तो शायद ऐसा नहीं होता, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होता, मुद्दे तय होते और मोदी को मुद्दा तय करना चाहिए था। हालांकि अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, मोदी आक्रामक हैं और तमाम तरह से वो लगे हुए हैं कि वोटर घर से बाहर निकले, अपील भी लोगों से कर रहे हैं। तो ये आज का विषय रहा। हम अगले वीडियो में आपसे और किसी विषय पर चर्चा करेंगे और बताएंगे कि देश की राजनीति का क्या टेम्परेचर है।